तो दोस्तों 3 दिन पहले जो यूरोपियन यूनियन ने चाल चली वो भारत के लिए सीधा एक आर्थिक युद्ध जैसा था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया और फिर बीती पिछली रात अमेरिका के एक घमंडी सीनेटर ने पूरे टीवी कैमरों के सामने ऐलान कर दिया, वी विल क्रश इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। अब बात यहां तक आ गई है कि भारत को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता पेट्रोल खरीद रहा है और भारत वेस्टर्न कंट्रीज के हुक्म के आगे नहीं झुक रहा। तो फिर से सुन लो अमेरिका और यूरोप वालों, भारत अब 90 के दशक वाला कमजोर देश नहीं रहा। ये आज का आत्मनिर्भर भारत है जहां आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाता है। और पिछले दोपहर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सामने आए और 2 टूक शब्दों में कहा कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम जो करना चाहें वो करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। ये शब्द नहीं बल्कि भारत की तरफ से सीधी फटकार है कि इंडिया की संप्रभुता सर्वोपरि है, हमारी नीतियां दिल्ली में बनेंगी, वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं। और यही वो लहजा है जो आज भारत की नई डिप्लोमेसी को परिभाषित करता है। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, जिस पर सीधा हमला हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसआर ऑयल कहा जाता था। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि अगर रशियन क्रूड ऑयल भारत में रिफाइन होकर डीजल या पेट्रोल बन रहा है तो अब वो भी हम नहीं लेंगे। मतलब तुम खुद रशियन गैस के लिए तरसते हो और जब भारत अपने तरीके से तेल खरीदता है तो जलते हो। नायरा एनर्जी ने इस एक तरफा सैंक्शन को अवैध घोषित किया और सीधा चेतावनी दे दी, अगर आपने सैंक्शन हटाए नहीं तो हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लाएंगे क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का उल्लंघन किया है। और तो और कमाल की बात देखिए कि यूरोप ने भारत से तेल लेने पर प्रतिबंध जरूर लगाया और उनके द्वारा भारत से तेल इंपोर्ट मना करने से फ्यूल क्राइसिस भी यूरोप में देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर नायरा एनर्जी भारत से हटने के बजाय भारत में 70,000 करोड़ का और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो डीजल और पेट्रोल यूरोप को भेजा जाता था, अब इंडियन रिफाइनरीज ने इस डीजल और पेट्रोल को अफ्रीका और एशिया के मार्केट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसे आप रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हैं। और इस बात से साफ है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि लीगल स्तर पर भी यूरोप को पछाड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत यूरोपीय यूनियन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा रिफाइंड डीजल इंपोर्टर बन चुका है और भारत, खासकर नायरा एनर्जी, उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को जब सप्लाई चेन में दिक्कत आई तो भारत से यूरोप में डीजल का निर्यात पिछले 3 सालों में 5 गुना तक बढ़ गया। सिर्फ 2023 में भारत ने यूरोप को करीब 25 मिलियन टन डीजल भेजा। लेकिन अब वही यूरोप कहता है कि हम नहीं लेंगे क्योंकि यह रशियन ऑयल से बना है। क्यों भाई? जब तुम्हें जरूरत थी तब भारत अच्छा था, अब जब भारत अपने नियमों पर चल रहा है तो वो खलनायक हो गया। यही है पश्चिम की डबल स्टैंडर्ड्स वाली नीति और इन प्रतिबंधों का असर कल सीधे मैदान में दिखा, जहां बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक टैंकर भारत आया था नायरा एनर्जी से डीजल लोड करने, लेकिन उसने लोडिंग कैंसिल कर दी और खाली लौट गया। यह सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं थी, यह था एक पॉलिटिकल सिग्नल, एक वार्निंग शॉट। और यह दिखाता है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, यूके और पूरा वेस्टर्न अलायंस अब भारत को घेरने की कोशिश में है। लेकिन भारत अब झुकेगा नहीं, अब रिटेलिएट करेगा। और इसी को देखते हुए भारत सरकार और नायरा एनर्जी ने मिलकर 3 बड़े कदम उठा लिए हैं, क्योंकि जैसे ही यूरोप ने ये सैंक्शन थोपे, भारत ने न तुरंत कोई घबराहट दिखाई, न ही कोई सफाई दी, बल्कि जो डीजल पहले यूरोप के टैंकरों में जाता था, अब वो तेल बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि यूरोप भूल गया भारत ग्लोबल सप्लायर है, भिखारी नहीं। तुम अगर नहीं खरीदोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, अफ्रीका और एशिया हमारा स्वागत करेंगे। और भारत आज यूरोपीय यूनियन को मुंहतोड़ जवाब इसलिए दे पा रहा है क्योंकि भारत को पहले मालूम था कि आगे चलकर यूरोप भारत से कोई चालबाजी जरूर करेगा। और भारत पहले ही कैसे रणनीतिक खेल खेल रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2024 के पहले 6 महीनों में ही भारत से अफ्रीका के लिए डीजल शिपमेंट 38% बढ़ा है। इंडोनेशिया, वियतनाम और केन्या जैसे देश अब भारत के प्रमुख कस्टमर बन चुके हैं, जहां ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये रणनीति है। और तो और जहां एक तरफ यूरोप डरा रहा था, वहीं दूसरी ओर नायरा एनर्जी ने ऐलान कर दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम भारत में ही करेंगे, नई यूनिट्स बनाएंगे, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगाएंगे, रिटेल नेटवर्क बढ़ाएंगे। और यही ये है अर्थव्यवस्था की देशभक्ति। जिस समय पश्चिमी देश भारत की रीढ़ तोड़ना चाह रहे थे, उसी समय भारत ने अपनी हड्डियां और मजबूत करने का ऐलान कर दिया।
वादिनार रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा, न्यू एज रिफाइनिंग टेक लाई जाएगी और देश भर में फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और याद रखो कि ईयू का बंद दरवाजा भारत के लिए अपॉर्चुनिटी का गेट है। चलिए अब बात करते हैं भारत सरकार की 3 बड़ी स्ट्रैटेजिक चालों की, जिससे दुनिया हिल गई। पहले की बात करें तो भारत और नायरा ने यूरोपियन यूनियन को लीगल नोटिस देने की बात की है, यानी DWTO में केस फाइल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें यूरो को खुद एहसास होगा कि उसने सिर्फ व्यापार नहीं रोका, बल्कि उसने ग्लोबल फ्री ट्रेड के उसूलों को रौंदा है। दूसरे की बात करें तो भारत का कहना है कि अगर तुम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमला करोगे तो हम भी अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं, और इसे तुम नहीं बल्कि हम डिसाइड करेंगे कि विल डू व्हाट वी नीड टू डू। और ये संकेत सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं था, यूके और अमेरिका के लिए भी था, जो हमेशा पाखंडी नैतिकता लेकर आते हैं। इसके अलावा तीसरे स्ट्रेटेजिक कदम की बात करें तो आपको भले ही लग रहा हो कि भारत शांत और चुप बैठा है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ने तुरंत बात की ब्राजील, गयाना, कनाडा, सऊदी अरब और यूएई से, ताकि अगर वेस्ट दबाव बनाए तो इन जगहों से सप्लाई पक्की रहे। क्योंकि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं, भारत अब ग्लोबल नेगोशिएटर बन चुका है। इसके अलावा भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बहुत ही कड़क बयान दिया, अगर कोई हमसे व्यापार बंद करता है तो समझो हम उनके ऊपर ही व्यापारिक दरवाजा बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी क्लियर है, जहां हम सस्ती, भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स पर ही चलेंगे, चाहे वो रूस हो, सऊदी हो या ब्राजील। और सबसे बड़ी बात कि अगर यूरोपियन यूनियन और यूके सोचते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं तो वो भूल जाएं, क्योंकि आज का भारत झुकता नहीं, डिक्टेट करता है। जब पश्चिमी देश रूस के तेल पर बैन लगा रहे थे तब भारत ने देखा कि यही मौका है, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदो, भारत में रिफाइन करो और एक्सपोर्ट करो। खेल सीधा था, यूरोपियन यूनियन खुद रूस का तेल सीधे नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन भारत से रिफाइंड फ्यूल खरीद लेते थे, क्योंकि उस पर इंडिया ओरिजिन लिखा होता था, रसिया नहीं। लेकिन जैसे ही भारत ने इस अवसर को बिजनेस मॉडल में बदला तो यूरोपियन यूनियन चिढ़ गया। लेकिन खुद वही देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूएई के रास्ते शेडो ऑयल खरीद रहे हैं, जो असल में कहीं ना कहीं रूसी ही होता है। और तो और यूएसए के कुछ बड़े प्राइवेट ट्रेडिंग हाउस इनडायरेक्टली रशियन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते रहे हैं। मतलब जब तुम करोगे तो एनर्जी सिक्योरिटी, और जब भारत करे तो सैंक्शन वायलेटर। लेकिन भारत ने इस अवसर को सिर्फ डिप्लोमेटिक जीत में नहीं बदला, बल्कि एक औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी। आईओसी, बीपीसीएल, रिलायंस, नायरा, एचपीसीएल, हर कोई अब रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने में जुट गया है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता जो 250 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष थी, वो अब 300 प्लस MMTPA के लक्ष्य पर जा रही है। हालांकि अब जहां यूरोप अपना दरवाजा बंद कर रहा है, तो भारत ने दक्षिण एशिया और अफ्रीका के गेट खोल दिए, जहां भारत ने साउथ अफ्रीका, केन्या, घाना और मोजाम्बिक के साथ बड़े फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स साइन किए। साथ ही आसियान देशों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, इन देशों को भारत न सिर्फ फ्यूल बेच रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्मिनल भी सेट कर रहा है, जिससे भारत बन रहा है ग्लोबल रिफाइनिंग हब। और यही बात यूरोप, यूएस को बुरी लग रही है कि अब भारत सिर्फ सप्लायर नहीं रहा, सिस्टम बिल्डर बन चुका है। बाकी आपको क्या लगता है कि हमें खुद यूरोप को तेल भेजने के बजाय अफ्रीका और एशियन मार्केट में भेजना चाहिए, या फिर अगर यूरोप रिक्वेस्ट करें तो देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री राम।